did women have a revolution? From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. Most women of the third estate had to work for a living. They worked as seamstress or laundresses, sold flowers, fruits, and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the house of prosperous people. Most women did not have access to education or job training. Only daughters of nobles or wealthier members of the third estate could study at a convent, after which their families arranged a marriage for them. Working women had also to care for their families, that is, cook, fetch water, queue up for the bread, and look after their children. Their wages were lower than those of men. In order to discuss and voice their interests, women started their own political clubs and newspapers. तो शुरुआत से ही जो औरतें थी उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जो भी फ्रेंच सोसाइटी में जो नई सरकार जो आई थी, रेवोल्यूशनरी सरकार जो आई थी, उनसे उनका आग्रह था कि उनकी भी ज़िंदगी सुधारने में उनकी मदद करे। फ्रेंच सोसाइटी की जो औरतें थी उस ज़माने में छोटे मोटे काम किया करते थे, जैसे दर्जी के यहाँ जो हेमिंग होता है, जो सीम्स होते हैं उसको वहाँ पर सीना, या धोबी के यहाँ काम करना, कपड़े धोना, मार्केट में बाज़ार में फूल सब्जी भाजी फल ये सब बेचना, या फिर किसी के यहाँ झाड़ू पोछा काम करना। तो ऐसे काम में ये औरतें अक्सर बिज़ी हुआ करते थे। अधिकतर जो औरतें थे इनको एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं मिलती थी। एजुकेशन औरतों के लिए केवल जो बहुत ही अमीर घरों से आती थी, या फिर जो थर्ड स्टेट के जो थोड़ा प्रॉस्परस किस्म के जो लोग थे, जो थोड़े से वेल्दी थे, उनके यहाँ से आती थी। उनके यहाँ थोड़ा उनको एजुकेशन मिलता था कॉन्वेंट स्कूल में, लेकिन उसके बाद उनकी शादी करा दी जाती थी। फिर घर गृहस्थी के काम थे उनके, बच्चे संभालना, खाना पकाना, पानी भरना, हाँ ब्रेड लेकर आना, ये सब काम था उनका। और जहाँ पर ये काम करते थे वहाँ पर भी इनके जो वेजेस थे, जो इनको पेमेंट था, वह आदमियों से कम मिलता था। तो इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्होंने खुद अपना ही पॉलिटिकल क्लब बनाना चालू कर दिया और न्यूज़पेपर प्रिंट करना चालू कर दिया। About 60 women's club came up in different French cities. The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. One of their main demands was that women enjoy the same political right as men. तो इन सब क्लब में से, यानी कितने क्लब से इनके सोसाइटी कितनी, इनके लगभग 60 विमेंस क्लब थे फ्रांस के अलग अलग शहरों में। इन सब क्लब में से जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, उस क्लब का नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। ये सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस क्लब था। और इनका एक सबसे अहम डिमांड क्या था कि उनको बराबरी का पॉलिटिकल राइट, बराबरी का पॉलिटिकल अधिकार दिया जाए। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them as passive citizens. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly, and to hold political offices. Only then they felt would their interest be represented in the new government. उनको डिसअपॉइंटमेंट क्यों हुआ? क्योंकि जो नई सरकार जो बनी थी, जो रेवोल्यूशनरी सरकार बनी थी, उन्होंने इन्हें बस केवल एक
पैसिव सिटीज़न बना कर रख दिया। इन्हें वोटिंग के अधिकार नहीं दिए गए थे, ये काउंसिल में इलेक्ट नहीं हो सकते थे, तो इनका डिमांड था कि उनको भी वोटिंग के अधिकार दिया जाए, वह भी असेंबली इलेक्शन में इलेक्शन लड़ सकते हैं और पॉलिटिकल ऑफिस में उनका खुद का अपना एक कोई रिप्रेजेंटेटिव रह सकता है। तभी तो अगर अगर कोई औरत बड़े पोस्ट पर रहेगी, वही औरतों का दुख दर्द समझेगी और वही उनके लिए कुछ भला सोच सकेगी। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls. Their fathers could no longer force them into marriage against their will. Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law. Divorce was made legal and could be applied by both women and men. Women could now train for jobs, could become artists or run small businesses. तो फिर शुरुआत में रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ नियम ज़रूर इंट्रोड्यूस किए जहाँ पर स्कूलिंग कंपलसरी करा दिया गया। हर लड़की को स्कूल जाना ज़रूरी था। पिताजी ज़बरदस्ती उनकी बेटियों की शादी नहीं करा सकते थे और शादी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था जो लड़की या लड़के अपने खुद मर्ज़ी से एक प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में रजिस्टर अंडर सिविल लॉ जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकते थे हस्बैंड वाइफ की तरह। और डिवोर्स लीगल करा दिया गया। विमेन को ट्रेन फॉर जॉब्स, उन्हें दे कुड बिकम आर्टिस्ट, दे कुड रन स्मॉल बिजनेस। काफ़ी इम्प्रूवमेंट नई सरकार ने उनके लिए फिर बाद में लेकर आई। Women's struggle for equal political rights, however, continued during the reign of terror. The government issued laws ordering closure of women's club and banning their political activities. Many prominent women were arrested and a number of them executed. तो रेन ऑफ टेरर में विमेन जो थे और औरतें जो थे वह अपने इक्वल राइट के लिए काफ़ी कशमकश करते रहे, काफ़ी स्ट्रगल करते रहे। और नौबत यहाँ तक की आ गई कि रेन ऑफ टेरर के समय में गवर्नमेंट ने ऐसे नए नए नियम बनाए जिससे जो विमेन के जो क्लब्स थे, पॉलिटिकल क्लब्स थे, उनको बंद करवा दिया गया, बैन करवा दिया गया। और कई प्रोमिनेंट जो विमेन थे उनको अरेस्ट करके और उनको पनिश कर दिया गया, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। विमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 years in many countries of the world. Suffrage movement during the late 19th and the early 20th century, the example of political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. तो ये केवल एक साल की बात नहीं थी कि औरत अपने आप को पॉलिटिकली इक्वली राइट्स दिलाना चाहती थी, लेकिन अगले 200 साल तक का औरतों ने संघर्ष किया। तब जाके 1946 में औरतों को इलेक्शन में लड़ने का, इलेक्शन में वोट करने का अधिकार उनको प्राप्त हुआ। द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी क्या होता है? गुलाम, यानी किसी से काम करवाना और उसे ना कोई वेतन देना, ना ज़रूरी जो सामग्री लगती है वो देना, उसे जानवर से भी बदतर व्यवहार करना, इसे स्लेवरी कहते हैं, इसे गुलामी कहते हैं। द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी मतलब स्लेवरी को ख़त्म करवाना। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe, and San Domingo, were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar, and coffee. But the
reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar land meant a shortage of labor on the plantations. So, this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa, and the Americas. The slave trade began in the 17th century. French merchants sailed from the port of Bordeaux or Nantes to the African coast, where they bought slaves from the local chieftains, branded and shackled. The slaves were packed tightly into ships for the 3-month long voyages across the Atlantic to the Caribbean. There, they were sold to plantation owners. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee, and indigo. Port cities like Bordeaux and Nantes owned owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. तो अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेव शुरुआत कैसा हुआ कि देखो करीबियन में यहाँ पर जो कॉलोनीज़ थी, यहाँ पर जो मेन सामग्री, यहाँ जो खास चीज़ जो यहाँ से उगाकर लोग बेचते थे वो तंबाकू था, नील था, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी थी। लेकिन ये जो प्लांटेशंस थे यहाँ पर कोई भी यूरोपी यहाँ पर आके काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि घर से बहुत दूर था, काफ़ी अनफेमिलियर लैंड था। तो ऐसे अनजान जगह पर घर से बहुत दूर कोई भी यूरोपी जो काम करना नहीं चाहता था। तो इसका समाधान कैसा मिला? तो इसका समाधान मिला, जो लोकल चिफ्टन्स थे अफ्रीका के, जो लोकल चीफ्स थे, उनसे गुलाम खरीदे गए, नौकर खरीदे गए और उन्हें जहाज़ों में पैक करके, यानी एक प्रकार के कि ताकि वो रिबेल ना करे, कोई लड़ाई ना करे, मारपीट ना करे, तो उन्हें कैद करके दूर ले जाकर ऐसे शहरों में जहाँ पर ये प्लांटेशन होता है वहाँ पर बेचा गया। Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. The National Assembly held long debates about whether the rights of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies. But it did not pass any laws, fearing opposition from businessmen whose incomes depended on the slave trade. It was finally in the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions. This, however, turned out to be a short-term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes. In pursuit of their economic interest, slavery was finally abolished in French colonies in 1848. तो जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ और इक्वल राइट्स टू ऑल मेन एंड वीमेन ये डिक्लेयर किया, तब लेकिन जो गुलाम थे, स्लेव्स थे, उनके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो व्यापारी थे, जो बिजनेस क्लास था, इनका मेन जो बिज़नेस था इन स्लेव्स की वजह से ही चलता था, पनपता था। तो इन स्लेव्स के बारे में कोई सोचता भी नहीं था, इनके बारे में कोई चर्चा भी नहीं की जाती थी। लेकिन फिर 1794 में एक ऐसा कानून पास किया गया जहाँ पर गुलामों को आज़ाद कर दिया गया, खास करके ना केवल फ्रांस में, लेकिन फ्रांस के जो कॉलोनीज़ थे, जहाँ पर भी फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी, वहाँ के लोगों को भी आज़ाद करवा दिया गया। लेकिन ये बहुत छोटा ही रहा। 10 साल बाद जब नेपोलियन पावर में है तो वापस से उसने स्लेवरी इंट्रोड्यूस किया। और स्लेवरी कौन थे? अफ्रीकन नीग्रोज़, जो अफ्रीका के जो काले लोग थे उन्होंने नीग्रोज़ बुलाना चालू कर दी। नीग्रोज़ मतलब गुलाम, हमारे घुटनों से भी नीचे रहने का उनको आदेश दिया जाता था। तो आखिर में 1848 में फ्रांस में जो फ्रांस के जो कॉलोनीज़ थे उनको गुलामों से आज़ाद करवा दिया गया, गुलामों को आज़ाद कर दिया गया।
The revolution and everyday life. Can politics change the clothes people wear, the language they speak, or the books they read? The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women, and children. The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. तो देखो किस प्रकार से पॉलिटिक्स ने लोगों के रहन सहन में भी बर्ताव ला लिया, रहन सहन में भी बदलाव ला लिया। 1789 के बाद में फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस दिखाई दिए, औरतों के ज़िंदगी में, आदमियों की ज़िंदगी में, बच्चों की ज़िंदगी में। हाँ, जो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऐसे कानून पास किए जहाँ पर जो आइडियल्स थी ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और एवरीडे प्रैक्टिस, ये एक प्रकार से डिक्टेट करना चालू कर दिया कि आज़ादी क्या होती है, किस प्रकार से हमें आज़ाद रहना है। वन इम्पॉर्टेंट लॉ that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summers of 1789 was the abolition of censorship. Censorship मतलब आप क्या बोल सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसके ऊपर पाबंदियाँ। In the old regime, all written material and cultural activities, books, newspapers, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. Now, the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be the natural right. तो ओल्ड regime में जो रूल था कि आप क्या लिख सकते हो, क्या छाप सकते हो, क्या बोल सकते हो, पहले आपको राजा से अनुमति लेनी पड़ती थी। राजा आपको अनुमति देगा तो ही आप उस विषय पर चर्चा कर सकते हो, तो या आप उस विषय के ऊपर कुछ लिख सकते हो, कुछ छाप सकते हो। लेकिन जब 1789 में जब फ्रांस ने अपने आप को राजाओं से मुक्त करा दिया, तब ये आपके एक्सप्रेशन का जो राइट था वो बिल्कुल आपका नेचुरल राइट हो गया, जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। Newspapers, pamphlets, books, and printed pictures flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside. They all described and discussed the events and changes taking place in France. Freedom of the press also meant that opposing views of events could be expressed. Each side sought to convince the other of its position through the medium of print. Plays, songs, and festive processions attracted large numbers of people. This was one way they could grasp and identify with ideals such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in texts which only a handful of educated people could read. तो जल्द ही न्यूज़पेपर छपने लगे, पैम्पलेट छपने लगे, किताबें छपने लगी और ये शहरों के मार्केट में, गांव के मार्केट में सस्ते दामों पर बिकने लगी। इन सब में एक ही बात की चर्चा थी कि फ्रांस में क्या कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस आ रहा है। और जो प्रेस था, प्रेस को जो आज़ादी मिली थी, अब मतलब वह जो विपक्ष का जो पक्ष होता है, उनके जो ख्याल होते हैं वह भी छाप सकते थे। फिर प्लेस बने, ड्रामास बनने लगे, गाना बनने लगे, एक प्रकार का हर्ष उल्लास का माहौल बना, जहाँ पर यात्राएं निकलने लगी, जत्राएं निकलने लगी, बड़े पैमाने पे लोग इसमें शामिल होने लगे। तो दिस वॉज वन वे दे कुड grasp and identify with the ideas such as liberty। यानी ये इसलिए कर रहे कि अब उनको लगा कि हमें काफ़ी आज़ादी मिली है और आज़ादी क्या होती है उसका पूरा वो आनंद उठाना चाहते थे। लेकिन ये किन तक का सीमित था? ये उन्हीं लोगों तक का सीमित था जो पढ़ लिख सकते थे।
So, in 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. He set out to conquer the neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. He introduced many such laws as the protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system. Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people. But soon, the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as invading forces. He was finally defeated at Waterloo in 1815. Many of the measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. These spread from France to the rest of Europe during the 19th century, where feudal systems were abolished. Colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state. Tipu Sultan and Ram Mohan Roy are two examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France. तो नेपोलियन बोनापार्ट ये एक ऐसे तानाशाह राजा थे या जनरल थे, मिलिट्री जनरल थे, जिन्होंने काफ़ी कुछ बदलाव लेकर आया। शुरुआती दौर में नेपोलियन बोनापार्ट की आर्मीज़ को पड़ोसी देश के लोग स्वीकारते थे, उनका स्वागत करते थे, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारे ऐसे चेंजेस लेकर आए थे फ्रांस में, जो लोगों के आम जनता के हित में था। वेट्स और मेजर्स को एक जैसा कर दिया। जो मेजरमेंट था, पहले हर प्रांत में, हर राज्य में मेजरमेंट अलग अलग होते थे, उनकी कीमत अलग अलग होती थी, वेट्स अलग अलग होते थे। तो उन्होंने सबको एक यूनिफॉर्म वेट्स और मेजरमेंट्स दिया, डेसिमल सिस्टम दिए, ग्राम्स, किलोग्राम्स और ग्राम्स वाला सिस्टम दिया उनको, जिसकी वजह से लोग उसको काफ़ी चाहने लगे उसको और उनके आर्मी को स्वीकारने लगे। लेकिन आगे चल के नेपोलियन की जो नीति थी, जहाँ पर भी वो जाता वहाँ पे वो अपने परिवार के सदस्य को उस इलाके का राजा बना देता या उसके कंट्रोल में वो इलाके को दे देता। तो फिर लोग उन्हें इन्वेडर्स की तरह देखने लगे कि ये हमारे देश में इन्वेड करने लगे हैं और हमारे देश का जो पैसा है वो अपने देश ले जा रहे हैं। फिर उनका विरोध होने लगा और आखिरकार 1815 में 1815 में एट द बैटल ऑफ वाटरलू, जो कंबाइंड फोर्सेस ने मिलकर फ्रांस को या नेपोलियन को हराया, वहाँ पर नेपोलियन की हार होती है और उसके बाद नेपोलियन को कैद कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। और नेपोलियन के जाने के कई साल बाद भी नेपोलियन के जो सिस्टम्स थे उसको लोग फिर भी फॉलो करने लगे, क्योंकि वो सिस्टम काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी प्रैक्टिकल थे। इंडिया में भी राजा राम मोहन रॉय और टीपू सुल्तान नेपोलियन के या फ्रांस के रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ पर अपना चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा। इससे हमें काफ़ी सीख मिली है, काफ़ी हमने कुछ सीखा है। जो अगला चैप्टर जो है
वह सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर दिखाई दे रहा है मुझे, सोशलिज्म इन यूरोप, यानी ये कंटिन्यूशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन का है, एक ही हिस्सा है। फिर उसके बाद में राइज़ ऑफ नाजिज्म है, राइज़ ऑफ हिटलर है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है आगे चल के हिस्ट्री में।